हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं सॉल्व करके बताऊंगी हिस्ट्री यानी इतिहास जिसे हिंदी में कहते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा आपको हिस्ट्री का इसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप ए में दिया हुआ है, एक मार्क्स का 15 क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज फेमस एज माउंट ऑफ डेड इन इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो इसका देखो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है चनहुदड़ो, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है हड़प्पा या ऑप्शन डी है कालीबंगान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है मृतकों का टीला नाम से विख्यात है, इसका मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है, ठीक है। मोहनजोदड़ो इज फेमस एज माउंट ऑफ डेड इन इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है दूसरा, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महाभारत टेक प्लेस। ठीक है, महाभारत वॉर टेक प्लेस, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 14 दिन, 15 दिन, 18 दिन या फिर 20 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। महाभारत का युद्ध जो है महाभारत वॉर वो 18 दिनों तक चला था। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध वॉज बोर्न एट। महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, बोध गया, लुम्बिनी या सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वॉज द थर्ड रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच किंग ऑफ गुप्त डिनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद हुम डिड अल बेरूनी कम टू इंडिया। अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद बिन कासिम के साथ या नादिर शाह के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी, ठीक है। अल बेरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑफ। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या रामानंद। तो बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बीजक इज द कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ कबीर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक अमुक्त माल्यदा। ठीक है, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। इसका ऑप्शन देखो, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण देवराय या फिर ऑप्शन डी है अच्युत देवराय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण देवराय, ठीक है। अमुक्त माल्यद नाम का जो बुक है, ग्रंथ है, उसका राइटर है कृष्णदेव राय, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया का कर हटाया था, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, ठीक है। अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज बुलंद दरवाजा सिचुएटेड। ठीक है, बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में, दिल्ली में, लाहौर में या अजमेर में। तो बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बुलंद दरवाजा इज सिचुएटेड इन फतेहपुर सिकरी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या लॉर्ड रिपन ने या लॉर्ड कर्जन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किसने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1881 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में, या 1886 ईस्वी में, या फिर 1893 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1885 में, 1885 एडी में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, CR दास, या फिर बोथ बी एंड सी, यानी कि BRC दोनों, यानी मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों मिलके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों, यानी कि स्वराज पार्टी का जो संस्थापक है वो मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों ने मिलकर किया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शंस देखो क्या क्या दिए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन विच डे एंड ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। भारतीय संविधान किस तिथि और किस वर्ष लागू हुआ था? इम्प्लीमेंट किस ईयर को हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, या 26 जनवरी 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ग्रुप बी स्टार्ट हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है? तो प्राचीन यानी पुराने भारत के इतिहास के अध्ययन के स्टडी के 2 स्रोत है। क्या क्या? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर वॉज अकबर बॉर्न। अकबर का जन्म 23 नवंबर यानी 23 नवंबर को 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 23 नवंबर 1542, 23 नवंबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, नेम 4 men हु प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में 4 ऐसे लोगों के नाम बताने हैं जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम बताना है इसमें। ठीक है, तो कौन कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम में किसने किसने अहम भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, BR यानी भीमराव अंबेडकर, और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चारों नाम याद रखिएगा, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। अब देखो सेक्शन सी आ गया, खंड ग। व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं? ठीक है, तो विशाल स्नान घर जो था मोहनजोदड़ो का, उसके बारे में क्या जानते हैं वो लिखने बोला आपको। विशाल स्नान घर, मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान विशाल स्नान घर था। ठीक है, मतलब मोहनजोदड़ो का जो सबसे इम्पोर्टेंट सार्वजनिक स्थान मैंने पब्लिक जो प्लेस था वो विशाल स्नानघर। विशाल मैंने बड़ा स्नानघर था जो दुर्ग में बना हुआ था। स्नानघर पर ईंटों को खूबसूरती से लगाया गया है, जिसका माप है 11.88 इंटू 7.01 मीटर और 2.43 मीटर गहरी थी। सीढ़ियाँ नीचे सतह तक बनी हुई थी, यानी जो स्टेयर से सीढ़ी है वो नीचे की सतह तक बना हुआ था। कपड़े बदलने के लिए आसपास कमरे भी बने हुए थे स्नानघर के। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था। स्नानघर आयताकार था यानी रेक्टेंगुलर था, जिसके चारों तरफ गलियारे बने थे। पानी एक बड़े कुएं से जलाशय में आता था तथा स्नानघर के कोने से नाली में बह जाता था, यानी स्नानघर के कोनों में नाली का भी प्रबंध था। इस विशाल स्नानघर का उपयोग जो है किसी प्रकार के विशेष धार्मिक कार्यों में स्नान के लिए किया जाता था। यानी जो बड़े स्नानघर थे इसका इस्तेमाल कब किया जाता था? धार्मिक, जब कोई खास धार्मिक कार्य होता है तो उसमें उस स्नानघर का स्नान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20वां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय महाजनपद। महाजनपद से आप क्या समझते हैं?
तो देखो आंसर इसका क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिला है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है बौद्ध और जैन ग्रंथों में। इनमें कतिपय राज्य राजतंत्रात्मक थे। ठीक है, इनमें कुछ तो राजतंत्रात्मक थे और कुछ गणराज्य थे। इस युग में 16 महाजनपद निम्नलिखित थे। देखो 16 महाजनपद थे, उसमें से कौन कौन है? पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा है वज्जी, छठा है मल्ल, फिर सातवां है चेदी, आठवां है वत्स, नौवां है कुरु, पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अस्यम, ठीक है अस्यम अशक, 14 है अवंती, 15वां है गांधार और 16वां है कंबोज। तो ये 16 महाजनपद है जिनका बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ये जो महाजनपद मैंने बताया 16 नाम, उसमें से ज्यादा पर महाजनपद जो थे उनमें से ज्यादातर पर राजा का शासन होता था, लेकिन गणराज्य और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का सामूहिक शासन होता था, जिसे ऑलिगार्की कहते हैं। ठीक है, गणराज्य से तात्पर्य वैसे राज्यों से है जहां वंश परंपरा के अनुसार कोई राजा नहीं बनता था। ठीक है, गणराज्य से क्या तात्पर्य है? गणराज्य से क्या मतलब है? जहाँ पे परंपरा के अनुसार कोई राजा नहीं बनता था, वंश परंपरा के अनुसार, वरन प्रजा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही शासन का अध्यक्ष होता था तथा राजा कहलाता था। तीसरा है महाजनपद के बारे में। देखो, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किले की दीवारों से घिरी होती थी। ठीक है, जितने भी महाजनपद थे 16 में से 16 के एक राजधानी होती थी और जो कि किला की दीवारों से घिरा होता था। और महाजनपद के बारे में देखो क्या लिखा है, चौथा पॉइंट है, शासकों का कार्य, माने जो राजा होते थे उनका काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ठीक है, और छठा देखो, राज्य के लिए आमदनी का एक अन्य स्रोत पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन इकट्ठा करना था। पहले क्या होता था, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि इस साम्राज्य के राजा ने दूसरे साम्राज्य के राजा पर आक्रमण किया और जो हार गया उस पे पूरा कब्जा कर लिया। उसका जितना भी पैसा था, उसका हीरे जवाहरात जो भी थे सब कब्जा कर लिया। तो ये भी एक आमदनी का, आय का स्रोत होता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना एवं अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग तैयार कर लिया। बाकी राज्य अब भी अपनी सहायक सेना, जो प्राय किसान थे, पर निर्भर थे। ठीक है, कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनकी सेना में किसान लोग थे, उन्हीं पर निर्भर हुआ करते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, 21वां प्रश्न है, हीन और महायान में अंतर स्पष्ट करें। हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। स्पेसिफाई डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। ये देखो, महायान संप्रदाय की स्थापना का श्रेय नागार्जुन को प्राप्त है, यानी नागार्जुन ने ही महायान संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय यानी महायान संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किए। महायानी लोग बोधिसत्व की मूर्ति और संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना प्रारंभ कर दी थी। महायान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उनकी उपासना प्रारंभ कर दी, यानी शुरू कर दी। अब मानव बुद्ध के स्थान पर लोकोत्तर बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान में इसी संप्रदाय के लोग हैं। महायान संप्रदाय के लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत, चीन, मंगोलिया और जापान में इस संप्रदाय के लोग पाए जाते हैं। जिन अनुयायियों ने बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत गिने जाने लगे। ठीक है, उन्होंने बुद्ध के उपदेशों के अनुसार आचार विचार की पवित्रता पर विशेष जोर दिया और ज्ञान की वृद्धि यानी ज्ञान को बढ़ाने के महत्व को, इम्पोर्टेंस को प्रतिपादित किया। लंका, बर्मा, जावा आदि देशों में इसी समुदाय के लोग हैं। ठीक है, तो महायान समुदाय के लोग कहाँ पे है? लंका, बर्मा, जावा, इन जगहों पे। बाद में चलकर बौद्ध देशों में एक तीसरा संप्रदाय उदित हुआ जो ब्रजयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, यहाँ ब्रजयान आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ हीनयान और महायान के बारे में पूछा है। वैसे तीसरा जो बौद्ध देशों में एक तीसरा संप्रदाय हुआ
संप्रदाय जो उदित हुआ है वो है ब्रजयान के नाम से जिसे जाना जाता है। उन्होंने बुद्ध को ऐसा पुरुष बतलाया जिसे अलौकिक सिद्धियां प्राप्त है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है 22वां प्रश्न, किताबुल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू नो अबाउट किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद के बारे में क्या जानते हैं। तो किताबुल हिंद अल बेरूनी की एक अपूर्व रचना है, यानी अल बेरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। अरबी में ये लिखा गया था। अरबी में लिखी इस कृति की भाषा सरल एवं स्पष्ट है, यानी इजी है और क्लियरली है। ठीक है, यह एक विस्तृत ग्रंथ है। किताबुल हिंद जो है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर्स है। किताबुल हिंद जो ग्रंथ है इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन भारत का और भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्ति कला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, और किताबुल हिंद पढ़ने से ये मालूम चलता है, ये ज्ञात होता है कि उसी रचना के पहले अल बेरूनी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और कई संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। ठीक है, अल बेरूनी जो इसके रचनाकार है, अल बेरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद लिखा था, उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि अल बेरूनी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और कई संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। उनमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, गीता, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, आदित्य पुराण, ब्रह्म सिद्धांत, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिक, करण सार, करण तिलक, भुवन कोश और चरक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त उसने रामायण, महाभारत, मानव धर्मशास्त्र, छंद शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र विषयक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया था। अल बेरूनी ने जो किताब लिखा है किताबुल हिंद, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि उसने बहुत सारे हिंदू ग्रंथ की किताबें पढ़ी होंगी, संस्कृत सीखे होंगे, तब जाके उसने लिखा है, क्योंकि उसमें भी उसकी उल्लेख किया गया है। सामान्यतः मैंने आमतौर पर अल बेरूनी ने प्रत्येक अध्याय में यानी हर एक चैप्टर में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है, एक खास शैली का प्रयोग किया है, जिसमें शुरू में आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृति से एक तुलना होता था, कंपैरिजन होता था। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अल बेरूनी की लिखने की शैली एक ज्यामितीय संरचना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में वो लिखते थे अल बेरूनी, और उसका कारण अल बेरूनी का गणित के प्रति लगाव है। अल बेरूनी जो है वो मैथ्स को लेकर बहुत इंटरेस्ट था उनमें। अल बेरूनी ने अपने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था, वो लिखने में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने संभवतः अल बेरूनी ने संभवतः यानी पॉसिबली उन्होंने अपनी कृतियां भारत के सीमांत क्षेत्रों में रहने वालों के लिए लिखी थी। कई भाषाओं का ज्ञाता होने के कारण, यानी अल बेरूनी जो है उनको कई भाषा आता था, उसके कारण अल बेरूनी भाषाओं की तुलना एवं ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम थे। ठीक है, यानी लैंग्वेज जो होते भाषा उसकी तुलना करने में और ग्रंथों का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन में वो सक्षम थे। और उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों जैसे पतंजलि का व्याकरण आदि का अरबी में अनुवाद किया है। ठीक है, तो अल बेरूनी ने क्या किया है, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों जैसे पतंजलि का व्याकरण, इनका अरबी में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया है। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद किया। यानी अल बेरूनी के ब्राह्मण मित्र भी जिनके लिए उन्होंने यूक्लिड यानी एक यूनानी गणितज्ञ की कृतियों का भी संस्कृत में अनुवाद किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, अमर नायक कौन थे, विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था। हु आर अमर नायक, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन टू विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, विजयनगर प्रशासन में उनका क्या योगदान था, अमर नायक कौन थे, उनका क्या योगदान था। तो अमर नायक के क्या क्या काम थे, देखो क्या कार्य थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे माने अमर नायक किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर यानी टैक्सेस को वसूला करते थे। अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग यानी अपना पर्सनल यूज के लिए तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये विजयनगर के शासकों को प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। ठीक है, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी प्रायद्वीप को
अपने नियंत्रण में किया। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। अमरनायक क्या करते थे, राजा को साल में एक बार गिफ्ट दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, अमरनायक जो है साल में एक बार राजा को गिफ्ट दिया करते थे और अपना भक्ति दिखाने के लिए, स्वामी भक्ति दिखाने के लिए राज दरबार में उन गिफ्ट्स के साथ भी अपने भी जाया करते थे, उन गिफ्ट्स के साथ अपने भी प्रेजेंट रहा करते थे वहां पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, इसके बारे में पूछा है। व्हाट डू यू नो अबाउट नवरत्न ऑफ अकबर्स कोर्ट। ठीक है, तो अकबर के दरबार के निम्नलिखित नवरत्न थे। अब अकबर के दरबार के कौन कौन नवरत्न थे, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अबू रहीम खानखाना, मुल्ला दो प्याजा, फैजी एवं हकीम हुकाम। ठीक है, ये सभी अपने क्षेत्र के अत्यंत प्रवीण और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अभी मैंने जिन लोगों का नाम लिया यही है अकबर के नवरत्न, ये बहुत ही टैलेंटेड लोग थे। मुगल दरबार में इनका बड़ा योगदान था। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अबुल फजल अकबर के दरबारी और नवरत्नों में प्रमुख थे। उन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि अकबरनामा की रचना किसने की, आईने अकबरी की रचना किसने की, तो याद रखना अबुल फजल ने की थी। ठीक है, अबुल फजल अकबर के दरबारी और नवरत्न में प्रमुख थे। उन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी नामक ग्रंथों की रचना की थी। वे धर्म, साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। मैंने उनको बहुत नॉलेज था इन सब चीज़ों का, हिस्ट्री का, साहित्य का, रिलीजन, धर्म का। उनमें अभूतपूर्व रचनात्मक प्रतिभा थी, बहुत ही वो क्रिएटिव थे। अब देखिए अकबर के नवरत्नों में बीरबल जो थे, बीरबल कुशाग्र बुद्धि वाले विनोद प्रिय व्यक्ति थे। उनकी सलाह पर अकबर अनेक समस्याओं का हल आसानी से कर पाते थे। ठीक है, बीरबल की बहुत सारी आप लोगों ने स्टोरी सुनी होंगी या टीवी में इसके सीरियल देख होंगे। बीरबल जो बहुत बुद्धिमान थे, उनकी सलाह से ही अकबर जो है वो बहुत सारे अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ लेते थे, कर पाते थे। ठीक है, अब देखो टोडरमल, टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, जिसको हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे, दीवाने अरारफ थे। अकबर ने उन्हें साम्राज्य की भूमि की मापी का काम सौंपा था। वे साम्राज्य की भूमि का मापन का काम करते थे। उनके द्वारा कराया गया भू सर्वेक्षण आगामी शासकों के लिए आधार बन गया। ठीक है, उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाए, सर्वेस कराए, वो आने वाले शासकों के लिए, राजाओं के लिए आधार बन गया था। अब देखो तानसेन, अकबर के नवरत्नों में तानसेन थे, महान संगीतज्ञ थे। तानसेन का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा गाया करते थे, वो महान संगीतज्ञ थे, सिंगर थे। उन्होंने कई रागों का निर्माण किया था, बहुत सारे रागों का निर्माण किया था। उस समय में ही ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था तानसेन के समय में। ठीक है, और देखो फैजी पांचवें नवरत्न है। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। अबुल फजल कौन, जिन्होंने आईने अकबरी की रचना की थी, है ना। आईने अकबरी और अकबरनामा जिन्होंने रचना की थी, उन्हीं के भाई थे फैजी। ठीक है, अबुल फजल के बड़े भाई थे फैजी। फैजी दीन इलाही के कट्टर समर्थक और अनुयायी थे। वे अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। फैजी कौन थे, राजकवि थे अकबर के दरबार में। देखो अकबर के नवरत्नों में इनका भी नाम शामिल था, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना एक मनसबदार भी थे। वे एक सहृदय कवि थे। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, कवि थे। ठीक है, रहीम बैरम खान के पुत्र थे। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में वर्व छंद में नायिका भेद और दोहों की रचना की थी। उन्होंने बाबर नामा का फारसी में अनुवाद भी किया था। अब देखो सेक्शन 3 आ गया, भाग 3। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर थे। डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 25 है, डिस्कस द मेन कॉजेस ऑफ द संथाल रिवोल्ट। ठीक है, संथाल विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर समझिएगा। संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों को उल्लेख करिए। संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल रिवोल्ट, उसके क्या मुख्य कारण थे। ठीक है, मेन कॉजेस क्या थे। भारत में भूमि का स्थायी प्रबंध करने का श्रेय लॉर्ड
कॉर्नवालिस को है भू राजस्व के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता की स्थिति को दूर करने का स्पष्ट आदेश लंदन स्थित कंपनी के निर्देशकों द्वारा दिया गया था। कॉर्नवालिस ने भूमि प्रबंध निश्चित करने से पूर्व इसका गहन अध्ययन किया और उच्च अधिकारियों के साथ भूमि प्रबंधन के संबंध में काफी विचार विमर्श किया। अतः कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में एक योजना प्रस्तुत की, एक प्लान को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए एक निश्चित लगान के बदले उनके साथ 10 वर्षों के लिए भूमि प्रबंध किया गया। ठीक है, यानी 10 साल का एग्रीमेंट किया गया था जमींदारों के साथ, जिसमें कि भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए एक निश्चित लगान के बदले, यानी इनसे टैक्स लिया जाता था और उसके बदले में 10 साल के लिए उनका ज़मीन का एग्रीमेंट किया गया था। लेकिन इसके लिए भूमि की कोई माप नहीं करवाई गई, ना ही उसकी उर्वरता निश्चित की गई थी। लेकिन कॉर्नवालिस जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबंध करना चाहते थे, यानी परमानेंट मैनेजमेंट करना चाहते थे कॉर्नवालिस जमींदारों के साथ भूमि का, क्योंकि उसके विचार में मात्र 10 वर्षों के लिए कोई भी जमींदार भूमि में सुधार कार्यक्रम अथवा पूंजी निवेश नहीं करना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो जमींदार है वो सिर्फ 10 साल के लिए भूमि में सुधार का जो प्रोग्राम है या फिर इन्वेस्टमेंट का काम जो वो नहीं करना चाहेगा। इसलिए कॉर्नवालिस जो है वो जमींदारों के साथ भूमि का परमानेंट मैनेजमेंट स्थायी प्रबंध करना चाहते थे। कंपनी के उच्च अधिकारी एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर डब्ल्यू पिट ने भी कॉर्नवालिस के विचारों का समर्थन किया था। इस प्रकार 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए किए गए प्रबंधन के 1793 ईस्वी में स्थायी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, यानी परमानेंट घोषित कर दिया गया था 1793 में, और इसे 22 मार्च 1793 से लागू कर दिया गया। यही प्रबंध भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक बना रहा था। मतलब जब तक अंग्रेजों ने राज किया तब तक ये प्रबंध जो है भारत में बना रहा था, स्थायी बंदोबस्त का। इसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और उन्हें लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपने व्यय के लिए रखना था। यानी कि ये जो परमानेंट मैनेजमेंट हुआ था, स्थायी प्रबंध हुआ था, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार भूमि का स्वामी जिसे जमींदार को बनाया गया था, उनको 11 में से 10 भाग उनको अंग्रेजों को देना था और कंपनी को देना था, और 11 में से 1 भाग अपना खर्चा के लिए रखना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26वां प्रश्न है, हाउ फार डलहौजी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था उसके लिए डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी था। ठीक है, तो किसी न किसी बहाने से डलहौजी अपने इच्छा अनुकूल शासकों को अपदस्थ करने लगा था। डलहौजी जो था वो अपने हिसाब से शासकों को यानी राजाओं को अपदस्थ यानी उनको कुर्सी छीनने लगा था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी वो हड़प लेता था राजाओं की कुर्सी। उनके डलहौजी का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने आग में घी का काम किया था। इस नीति के अधीन भारत की 7 रियासतों, यानी इस नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर जो भारत का 7 रियासत था, झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और नागपुर को ब्रिटिशरों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प ली थी। ठीक है, राजाओं से उनका सत्ता छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें हड़प लिया था। अतः ऐसे रियासतों के शासकों और उनकी प्रजा के भीतर विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। ठीक है, डलहौजी के इस एक्टिविटी से, इसके ऐसे कार्यों से वहाँ के रियासत और शासकों और उनकी प्रजा के भीतर अंदर विद्रोह, प्रोटेस्ट की भावना जो है पनपने लगी थी। अवध में विद्रोह अत्यंत व्यापक था। किसान, तालुकदार और जमींदार सभी उसमें शामिल हो गए थे। अवध में डलहौजी की साम्राज्यवादी एवं राज्य हड़प नीति का स्वरूप अत्यंत व्यापक था। यानी अवध में डलहौजी का जो हड़पने का नीति था वो बहुत ज्यादा फैल गया था। बहुत अन्यायपूर्ण ढंग से कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यानी बहुत ही अन्याय करके, खराब शासन चल रहा करके और आरोप लगा दिया जाता था और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध की जनता ने इस घटना को दुखद एवं राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा था। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों,
किसानों और सिपाहियों को परस्पर जोड़ दिया था। डलहौजी के इस शोषण की वजह से अवध में राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाही सब एकजुट हो गए थे और अन्य स्थानों की अपेक्षा अवध में विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिशोध की अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया था। यानी और जगह के मुकाबले अवध में सबसे ज्यादा विरोध की भावना थी। लोगों के मन में बदला की भावना थी, प्रतिशोध की अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया था। अवध के तालुकदार अंग्रेजों से इसलिए क्रोधित थे, गुस्सा थे, क्योंकि उनकी सेना भंग कर दी गई थी। ठीक है, अवध की सेना भंग कर दी गई थी, इसलिए वहां के तालुकदार अंग्रेजों से बहुत ही क्रोधित थे। उनके किले नष्ट कर दिए गए थे, अवध के तालुकदारों के किले नष्ट कर दिए गए थे। अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति ने तालुकदारों की हैसियत एवं सत्ता को काफी आघात पहुंचाया था। अवध में अंग्रेजों को 1857 ईस्वी के दौरान एक लंबे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां की लड़ाई की बागडोर वस्तुतः तालुकदारों एवं किसानों के हाथों में था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अवध में अंग्रेजों को वहां के अवध के तालुकदारों एवं किसानों से सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के जो 1857 का विद्रोह था वो उन्हीं के हाथों में था, तालुकदारों एवं किसानों के हाथों में। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों तक पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे सैनिक अवध के गांव से ही भर्ती किए गए थे। बंगाल आर्मी में अधिकतर उत्तर प्रदेश के उच्च जाति के ब्राह्मण एवं राजपूत थे, तो अवध से ही भर्ती हुई थी फौजी में। तो 1857 के विद्रोह में फौजी भी अंग्रेजों के विद्रोह करने लगे थे, क्योंकि अवध की जनता में से ही फौजी में भर्ती हुई थी और सिपाहियों एवं ग्रामीणों के यानी गांव वालों के बीच में विद्यमान इन संबंधों से जन विद्रोह के रूप में रंग गहरा पड़ गया था। यानी अवध के गांव से ही सिपाहियों की भर्ती हुई थी और वो सिपाही भी अब अंग्रेजों के विद्रोह करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रॉलेट एक्ट क्या थी? 1914 से 1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, यानी प्रेस को पूरा प्रोहिबिटेड कर दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी थी। यानी कोई जांच पड़ताल नहीं, डायरेक्ट जेल करने का अनुमति दे दिया गया था। बाद में कठोर उपायों को जारी रखने के लिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर भारतीयों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसके अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की शक्तियां सरकार को दे दी गई। गांधी जी ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका का वर्णन करें। तो भारत की जो संविधान है उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें भारत का संविधान का जनक कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर बंगाल के संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा के अंतर्गत यानी संविधान सभा के अंदर संविधान निर्माण प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष श्री अम्बेडकर को ही चुना गया था। यानी संविधान निर्माण प्रोसेस का जो सबसे महत्वपूर्ण समिति था, जिसको प्रारूप समिति कहते हैं, उसका अध्यक्ष अम्बेडकर को ही चुना गया था। अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के विभिन्न भागों को अंतिम रूप देने में यानी फाइनल उसका फॉर्मेशन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उनके द्वारा पठित वकालत यानी उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और कानून की भी शिक्षा थी। उनका लाभ संविधान निर्माण में काम आया। ठीक है, क्योंकि वो एक वकील थे और कानून के अच्छे खासा ज्ञान था उनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिसका लाभ संविधान निर्माण में काम आया। उन्होंने नागरिकों के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। 1951-1952 के आम चुनावों के बाद B.R. अम्बेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंशन द सलाइंट फीचर ऑफ द टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशिष्टताओं का उल्लेख करें। यानी मोहनजोदड़ो की जो नगर निर्माण योजना थी उसकी इम्पोर्टेंट जो खासियत है उसका उल्लेख करना है। ठीक है,
तो उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है, यानी उत्खनन माने खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त होते हुए हैं उससे ये स्पष्ट होता है, क्लियर होता है कि सैंधव्य सभ्यता के लोग नगर निर्माण कला में पूर्ण रूप कुशल थे, यानी उन्हें अच्छा खासा नगर निर्माण की कला का ज्ञान था। उनकी नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित अनूठी विशेषताएं थी। इनकी नगर योजना सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक थी, यानी साइंटिफिक तरीके से ये लोग नगर निर्माण योजना का किया करते थे। वेल मैनेज थी, यानी सुव्यवस्थित थी, और वैज्ञानिक रूप से ये लोग इसका कार्य किया करते थे। मोहनजोदड़ो नगर लगभग 1 मील में विस्तृत था, यानी 1 मील में फैला हुआ था। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए चार दीवार का निर्माण किया गया था। ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी थी। नगरों में सड़क की व्यवस्था उत्तम थी, यानी वहाँ पे सड़कों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सड़कें और गलियां सीधी बनाई गई थी और वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर। मुख्य सड़क में गलियां आकर मिलती थी, जो मेन रोड थी उसमें गलियां आकर मिलती थी, जैसे कि आजकल होता है। ठीक उसी प्रकार उस समय में मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण व्यवस्था की ये खासियत थी कि जो गलियां थी वो मुख्य रोड से, सड़क से मिलती थी आकर, और सड़कों के दोनों ओर मकान बने होते थे, यानी रोड के दोनों साइड में मकान बने होते थे। मोहनजोदड़ो शहर की एक अनूठी विशेषता उसकी सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी, यानी अच्छी खासी नालियों की व्यवस्था थी, जिससे कि पानी निकलने का रास्ता अच्छा खासा बना हुआ था। और आधुनिक युग के समान, यानी अभी जैसा है वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नालियों के निर्माण एवं प्रयोग से परिचित थे, यानी उन्हें भी मालूम था कि नालियों का क्या उपयोग है और उसका क्या इस्तेमाल है, ठीक है, कैसे बनता है। तो हर एक घर की नाली सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली में जाकर मिलती थी। एक विशेष प्रकार की मिट्टी और चूने से बनी नालियां ईंटों से ढकी रहती थी, ठीक है, यानी एक खास प्रकार की मिट्टी और चूना को मिलाकर बनाई गई नालियां ईंटों के ढक्कन से ढकी हुई थी, और यह व्यवस्था विश्व में अनुपम है। पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही अच्छा इसका व्यवस्था था। नगर में स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, यानी हेल्थ और क्लीनलीनेस पर अच्छा खासा उस पर ध्यान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। देखो 29 का अथवा वाला क्वेश्चन और वाला, ठीक है। डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म नेपाल के कपिलवस्तु नामक नगर में, यानी नेपाल का कपिलवस्तु नाम का जो शहर है उसमें राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माँ का नाम महामाया था। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उन्हें बुद्ध का एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल रखा गया था। संसार में दुख ही दुख देखकर उन्होंने घर का त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। अंत में वे सब कुछ छोड़कर गया के समीप, यानी गया के सामने एक वृक्ष, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। यही उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ गया, ठीक है। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की और अंत में वे सब कुछ छोड़कर गया के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, यही उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सच्चे ज्ञान मिली और इसके बाद उनका नाम बुद्ध पड़ गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ उनके 5 शिष्य बन गए थे। इसके बाद उनके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, यानी इनका स्टूडेंट जो था उनका संख्या लगातार बढ़ने लगा। और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं 4 मौलिक सिद्धांत और अष्टमार्ग बुद्ध की शिक्षा के 4 मौलिक सिद्धांत है। पहला है दुनिया एक दुखों का घर है। दूसरा है इन दुखों का कारण वासनाएं और इच्छाएं अथवा इच्छाएं है। तीसरा है इन वासनाओं को मार देने से दुख दूर हो सकते हैं। और चौथा है इन वासनाओं का अंत करने के लिए मनुष्य को अष्टमार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पर चलना चाहिए। अष्टमार्ग में निम्नलिखित 8 सिद्धांत होते हैं। अष्टमार्ग में कितने सिद्धांत होते हैं? 8 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। पहला है सम्यक दृष्टि यानी शुद्ध दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वचन। चौथा है सम्यक आचरण। पांचवा है सम्यक जीवन और छठा है सम्यक प्रयत्न। सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक साधि।
इस मार्ग को मध्य मार्ग भी कहते हैं। अष्ट मार्ग जो है इसको मध्य मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध एक ओर तो ब्राह्मणों के भोग विलास के जीवन से घृणा करते थे। ब्राह्मण के जो भोग विलास का जीवन है उससे बुद्ध घृणा करते थे, घिन करते थे, और दूसरी ओर जैनियों के घोर तप के जीवन के विरुद्ध थे। अतः वे इन दोनों के मध्य मार्ग अर्थात सम्यक जीवन व्यतीत करने पर जोर देते थे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में अहिंसा भी शामिल थी। अहिंसा बुद्ध ने महावीर स्वामी की भांति अहिंसा अर्थात जीवों को कष्ट न पहुंचाने पर काफी जोर दिया। बुद्ध का विचार था कि मनुष्य ना तो पशुओं का वध करना चाहिए और ना ही उन्हें तंग करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को प्रत्येक जीवधारी से प्रेम करना चाहिए, परंतु महावीर की भांति उन्होंने इस बात का प्रचार नहीं किया कि वृक्षों पत्थरों में भी जान होती है। अब देखो बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में क्या कहा था। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में बुद्ध ईश्वर के विषय में मौन थे, चुप थे, क्योंकि वे ऐसे वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे जिससे उनका धर्म भी हिंदू धर्म की भांति समझने में कठिन हो जाए। ईश्वर है या नहीं, और यदि है तो उसका स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहता है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर बहुत वाद विवाद हो सकता है, और ऐसे वाद विवाद से महात्मा बुद्ध बचना चाहते थे। यज्ञ, बलि और कर्म कांड में अविश्वास। महावीर की भांति महात्मा बुद्ध का भी यज्ञ और उनमें दी जाने वाली पशुओं की बलि में कोई विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि यज्ञ में दी जाने वाली पशुओं की बलि व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे तो वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भी नहीं मानते थे। उनके विचार के अनुसार ये बाह्य आडंबर की चीजें निर्वाण प्राप्ति के लिए बिल्कुल निरर्थक है, माने बेकार है। इसलिए ऐसी चीजों का उन्होंने विरोध किया। बुद्ध की शिक्षाओं में ये भी था कि जाति प्रथा में अविश्वास था। उन्हें महात्मा बुद्ध को जाति पाति के भेदभाव में जैसे लोगों की भांति कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने इस वर्ण व्यवस्था का बड़े शब्दों में विरोध किया था। उनके विचारों के अनुसार समाज में यदि भेदभाव होना चाहिए तो वो मनुष्य के गुणों के अनुसार होना चाहिए, उनके क्वालिटी के अनुसार होना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार। निर्वाण बुद्ध के अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य अच्छा जीवन व्यतीत करके निर्वाण प्राप्त करना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, अच्छा जीवन व्यतीत करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इसे बौद्ध धर्म वाले निर्वाण कहते हैं। अच्छा जीवन व्यतीत करके शांति प्राप्त करना, जिसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है, जब व्यक्ति जीवन मरण के इस चक्कर से छूट जाता है। छठा उनकी शिक्षाओं में था कर्म सिद्धांत। महात्मा बुद्ध कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। वो कहते थे, उनका कहना था, संसार एक मुख्य नियम है, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। कोई भी इंसान अपने कर्मों के फल से नहीं बच पाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में शुद्ध आचरण पर जोर दिया गया था। बुद्ध ने जीवन को पवित्र बनाने पर बहुत जोर दिया। उनका ध्यान मन, वाणी और कर्म की सच्चाई तथा पवित्रता की ओर अधिक था। जीवों पर दया करना, सत्य बोलना, चोरी और व्यभिचार से बचना, दूसरों की निंदा न करना आदि तथ्यों को उनके उपदेश का सारांश कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ मेनी dynasties ruled over Vijayanagar from an estimate of the achievement of कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज्य किया? कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। तो विजयनगर में 4 राजवंशों का राज था। पहला है संगम वंश, दूसरा है सलू वंश, तीसरा है तुलुवा वंश और चौथा है आर्गविडु वंश। अब देखिए कृष्णदेव राय की क्या क्या उपलब्धियां थी। दक्षिण भारत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित थे। उनका संबंध तुलुक वंश से था। वह एक महान योद्धा और वीर सेना नायक भी थे। कृष्णदेव राय ने सबसे पहले अपने विद्रोहियों का दमन किया। कृष्णदेव राय बहमनी राज्य और उड़ीसा के गणपति शासकों पर नियंत्रण स्थापित किया। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति पर लगाम ही नहीं लगाया, बल्कि गोवा पर बढ़ती उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में रायचूर दोआब का महत्वपूर्ण प्रदेश विजयनगर साम्राज्य का अंग बना। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को भी पराजित हराया था। कृष्णदेव राय का शासन सांस्कृतिक विकास के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है।
उनके शासनकाल में संस्कृति विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। उन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। उनके राज दरबार में 8 महान कवियों का सम्मेलन उपस्थित था, जिसमें तेलुगु साहित्य के विख्यात विद्वान पेदन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तेनालीराम भी उन्हीं के राज दरबारी रत्नों में से एक था। तेनालीराम की तुलना अकबर के महान नवरत्नों में से एक बीरबल से की जाती है। कृष्णदेव राय का शासन तेलुगु साहित्य के विकास का स्वर्ण काल माना जाता है। खुद उनकी महान कृति आमुक्तमाल्यदम तेलुगु साहित्य की महान रचना मानी जाती है। कृष्णदेव राय का शासन स्थापत्य कला का विकास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण करना, कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित मंदिरों यानी कृष्णदेव राय ने जो मंदिर बनवाए थे उसमें विशाखाक्ष मंदिर और विठल स्वामी मंदिर विश्वविख्यात हैं। वर्ल्ड वाइड इसका पॉपुलर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला अथवा वाला क्वेश्चन, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें। डिस्कस द लाइफ एंड मेन टीचिंग ऑफ कबीर। तो कबीर के बारे में आपको बताने बोला है, उनका लाइफ और उनका टीचिंग यानी उनका जीवन और उनका शिक्षा। तो कबीर परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे। उन पर वेदांत दर्शन का बहुत प्रभाव था, अतः वह सत्य को अलग किया अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर संबोधित किया करते थे। कबीर एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी वो एक ही ईश्वर है इस पर विश्वास रखते थे। कबीर मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो कबीर मूर्ति पूजा का विरोध किया करते थे। मूर्ति पूजा की बुराई करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा। और कबीर नाम सिमरन की हिंदू परंपरा में विश्वास करते थे। कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त पाखंडों एवं बाह्य आडंबरों का घोर विरोध किया। हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म ग्रंथों की अंधभक्ति, मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा तथा अन्य आडंबरों की उन्होंने कटु आलोचना की थी। कबीर ने परम सत्य का वर्णन उलटभाषी, उल्टी कही गई उक्तियां के माध्यम से किया है। इसके अंतर्गत उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया है। इन उलटभाषी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाना है। केवल जा फुलिया फूल बिन और सामंदरी लागी आग जैसे अभिव्यंजनाएं कबीर की रहस्यवादी अनुभूतियों को दर्शाती है। और देखो क्वेश्चन नंबर 31 है, मेंशन द काउजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 के विद्रोह के फेलियर का विफलता का क्या कारण था। 1857 का विद्रोह में भारतीय जनता ने जी तोड़कर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन कुछ कारणों से इस विद्रोह में भारतवासियों को असफलता मिली। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें भारतवासियों को, इंडियन को असफलता, फेलियर मिली। इस विफलता के, इस फेलियर के निम्नलिखित कारण थे। यह विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया, यानी इस विद्रोह को शुरू करने के लिए जो डेट फिक्स किया गया था उससे पहले शुरू हो गया। इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, ठीक है, यानी 31 मई से इसको शुरू होना था, लेकिन यह 10 मई 1857 को ही शुरू हो गया था। और देखिए 1857 विद्रोह के फेल होने का क्या क्या कारण था। यह स्वतंत्रता संग्राम सारे भारत में फैल गया। परिवहन तथा संचार यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अभाव में, कमी में भारतवासी इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पाए, पूरा उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए। भारतवासियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले हथियारों का भी अभाव था, यानी अंग्रेजों के पास जितना हथियार था भारतवासियों के पास उतना नहीं था। भारत में कुछ वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया। भारत के कुछ लोग थे, कुछ क्लास के लोग थे जिन्होंने इस विद्रोह में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। और भारत में अंग्रेजों के समान कुशल सेनापतियों का भी अभाव था, कुशल सेना भी नहीं थी, इस वजह से भी हारी है 1857 के विद्रोह। भारत में अंग्रेजों के समान कुशल सेनापतियों का भी अभाव था। अंग्रेजों को ब्रिटेन से यथा समय सहायता प्राप्त हो गई, ठीक है, उसी समय ब्रिटेन ने अंग्रेजों की सहायता कर दी। और क्रांतिकारियों में किसी एक निश्चित योजना एवं निश्चित उद्देश्यों की कमी थी। तो 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनमें एक निश्चित प्लान, सर्टेन प्लान और उसके ऑब्जेक्टिव्स की भी कमी थी।
यही सब कारण है कि 1857 का विद्रोह में भारत विफल रहा था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 का और अथवा वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के तरीकों को गांधी जी अफ्रीकी से ही सीख आए थे। अफ्रीका से उन्होंने सीखा था नेशनल मूवमेंट को चलाने का तरीका। 1915 में भारत आकर गांधी जी ने अपने दर्शन और विचारधारा से लोगों को प्रभावित करते रहे। उनके दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित थे। पहला है सत्याग्रह, दूसरा अहिंसा, तीसरा शांति, चौथा गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति, पांचवा महिलाओं, और छठा है सांप्रदायिक सद्भाव, सातवां है अस्पृश्यता का विरोध यानी छुआछूत का विरोध और कल्याणकारी कार्यक्रम, और नौवां है रंग भेद और जाति भेद का विरोध, 10वां है चरखा खादी आदि के अपनाने पर बल। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह गांधी जी ने भूमिका निभाया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय, रंग भेद नीति और जाति भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने मानववाद, समानता का समर्थन किया था, समानता का साथ दिया था। इससे उन्हें विश्व में काफ़ी लोकप्रियता मिल गई थी। पूरे वर्ल्ड में वो अच्छे खासे पॉपुलर हो गए थे। गांधी जी एक अच्छे वक्ता और लेखक भी थे। वो अच्छे राइटर और वक्ता थे। उन्होंने अपने भाषणों, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे, पुस्तक आदि के माध्यम से औपनिवेशिक शासन की बुराइयां उजागर की थी, और जिनमें भूखमरी, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, अंधविश्वास और सामाजिक फूट आदि शामिल था। उनका मानना था कि उसके लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी थी। इन सब चीज़ों के लिए यानी अंधविश्वास और शिक्षा और सामाजिक फूट, इन सब चीज़ों के लिए उनका मानना था कि ब्रिटिश शासक ही उत्तरदायी थी। शुरू में प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यवर्गीय शिक्षित लोगों की पार्टी थी। शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोगों की पार्टी थी, और उसका असर कुछ शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में ग्रामीण लोगों ने, श्रमिकों यानी लेबर, सर्वसाधारण, महिलाओं और युवाओं आदि को भी शामिल किया। वे मानते थे कि जब तक ये सभी लोग राष्ट्रीय संघर्ष से नहीं जुड़ेंगे, नेशनल वॉर्स से नहीं जुड़ेंगे, तब तक ब्रिटिश सत्ता में शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलनों और सत्याग्रहों आदि से नहीं हराया जा सकता है। ठीक है, तो गांधी जी का मानना था कि आज़ादी की लड़ाई में हर एक को शामिल होना होगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, सभी को, तभी जाके अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण रूप से अंग्रेजों को हराया जा सकता है। गांधी जी ने विभिन्न वर्गों के कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया था। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती करने वाले गरीब किसानों, अहमदाबाद में सूती मिलों में काम करने वाले श्रमिकों सहयोग दे सके और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने पर उनका साथ दे सके। गांधी जी ने विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया था। गांधी जी एकता पर बहुत बल दिया करते थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते थे। वे कहा करते थे कि दोनों संप्रदाय के लोग उनकी दाई और बाई आंख के समान हैं। ठीक है, इसलिए दोनों के सुख दुख में भाग लेते थे। वे अपने सभी अनुयायियों एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं को बड़े सरल ढंग से समझाते थे कि हिंसा या ताकत के बल पर ब्रिटिश सत्ता का सामना नहीं किया जा सकता, लेकिन अहिंसात्मक ढंग से यानी बिना किसी रक्त रंजित युद्ध के शांतिपूर्वक सत्याग्रह और प्रतिरोध के द्वारा अपना रोष प्रकट करके अभिव्यक्त करेंगे तो निसंदेह इंग्लैंड के सभी प्रबुद्ध, न्यायप्रिय, उदार, मानवतावादी, लोकतंत्र समर्थक नागरिक भारतीय पक्ष को समझेंगे और भारतवासियों को स्वराज प्राप्त होगा, यानी अपना राज्य मिल जाएगा। अब देखो, महात्मा गांधी स्त्री और पुरुष को समान समझते थे। महात्मा गांधी ने कभी भी स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया। वे सबको समान समझते थे और नारी को महान होने के साथ साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते थे। इसलिए उन्हें भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया गया। अब देखो, आप लोगों को एग्जाम में आता है 2 मैप वर्क, यानी मैप में आप लोगों को कुछ जगह के नाम बताने होते हैं। ठीक है, 5-5 मार्क्स का दो मैप आता है। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखो है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड नेम द फॉलोइंग साइट्स कनेक्टेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल, धौलावीरा, रोपर, भानवाली,
कालीबंगान। यानी भारत के रेखा मानचित्र में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित स्थलों के नाम लिखे एवं चिन्हित करें। तो लोथल है, धौलावीरा, रोपड़, बनवाली, कालीबंगान। तो 1 2 3 4 5 5 नाम दिया है, तो सबका 1 मार्क्स मिलेगा आपको। अब देखो कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये भारत के ऊपरी हिस्से में रोपड़ है, फिर इससे थोड़ा सा नीचे कालीबंगान, संधान वाला यहाँ है, रोबड़ी यहाँ है, लोथल यहाँ है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। बैरकपुर, जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ, ठीक है। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाइए जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ था? बैरकपुर, जगदीशपुर, लखनऊ, झांसी, मेरठ। अगर नाम नहीं दिया होगा तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बोलेगा 5 ऐसे जगह का नाम चिन्हित करिए जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, तो ये 5 याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा जगह है, क्योंकि आप लोग ऐसे मैप दे देगा उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया बीच में मेरठ, फिर यहाँ उसके नीचे आगरा, लखनऊ इस साइड में है, और झांसी उससे नीचे, उसके बाद कलकत्ता किधर है, एकदम यहाँ पे साइड में कोना में, ठीक है। क्लियर है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।